नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने पसंदीदा चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, उसके बाद उसमें जो दो टाइप के इफेक्ट आते थे, एवलांच ब्रेकडाउन और दूसरा था हमारा जीनर ब्रेकडाउन। सही है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, डिफ्यूजन करंट क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, हमने ये चीज़ें देख लिया था। तो एवलांच और अगर बात करें हम जीनर की, तो हमने आपको बात बताया था कि जो जीनर ब्रेकडाउन है वो दोस्तों आपको जीनर ही डायोड में देखने को मिलता है। एवलांच ब्रेकडाउन नॉर्मल रेक्टिफिकेशन वाले जो डायोड, नॉर्मल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड की बात करें, जो नॉर्मल डायोड होते हैं उसमें ये प्रोसेस एवलांच ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अगर बात करें हम जीनर ब्रेकडाउन की, तो जीनर ब्रेकडाउन हमेशा लोअर वोल्टेज पे होता है, मैक्सिमम 8 वोल्ट से पहले ही जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। अगर बात करें कोई भी जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, एप्लीकेशन क्या है जीनर डायोड का, उसका एप्लीकेशन होता है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करना। कोई भी जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कब प्रयोग कर सकता है, जब वो ब्रेकडाउन हुआ, उसका जीनर ब्रेकडाउन के बाद ही कोई भी जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह प्रयोग करता है होगा। दूसरी बात कर रहे थे, जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो हाई वोल्टेज में होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज रहे, मतलब 8 वोल्ट से ऊपर जो भी ब्रेकडाउन हो रहा है ज़्यादा हाई वोल्टेज पे, वो दोस्तों केवी वोल्टेज तक भी हो सकता है दोस्तों, वो होता है हमारा एवलांच ब्रेकडाउन। इस पर हमारा जो डायोड होता है बर्न हो जाता है। सही। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए। और दोस्तों जितने मेरे वीडियो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद आप नोट्स बनाइए प्रॉपर। और एक एक चीज़, मैं कोई भी टॉपिक छोड़ता नहीं हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। जैसे हमने जो मेरा टारगेट है यूपीपीसीएल टेक्नीशियन हो गया, डीएमआरसी एलएमआरसी हो गया दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि टेक्नीशियन वायरमैन हो गया, उसके बाद यूपीपीसीएल जेई की बात करें दोस्तों, पावर ग्रिड की बात करें, यूपीआरबीनल जो है उसमें जो रिलेटेड जो हमारे वैकेंसियाँ हैं इनको कवर करना है। और जो हो सकता है बेस्ट से बेस्ट हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक टीचर के बेस्ट देने से आपका कल्याण हो सकता है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा वर्क करो, प्रॉपर नोट्स बनाइए और आप ज़्यादा मेहनत करो, तभी जाके आपका सफलता मिलने वाली है दोस्तों। सही है। कि जैसा हम बात करें, आज पढ़ने वाला नया टॉपिक रेक्टिफायर। क्या पढ़ने वाला है दोस्तों? रेक्टिफायर, यानी इसको बोलते हैं दिष्टिकरण। दिष्टकरण, हिंदी में बोलते हैं इसको दिष्टिकरण। समझा? रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर सकता है, या ऐसा कह सकते हैं रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो किसी भी बाई डायरेक्शनल सप्लाई को, बाई डायरेक्शनल करंट को, या बाई डायरेक्शनल जो सोर्स है उसे हम यूनिडायरेक्शनल बना देता है। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि रेक्टिफायर निम्न में से करता है, एसी को डीसी में बदल करता है, धारा को एक डीसी बनाता है, या फिर दोस्तों दे कि दोनों कार्य करता है, या इनमें से कोई नहीं, या दोस्तों कुछ और दे सकता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, तो आपको प्रायोरिटी आप किसको देंगे कि डायोड, जो रेक्टिफायर का मेन वर्क है कि वो यूनिडायरेक्शनल बनना, बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल बनाना। क्योंकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए और सारे कन्वर्टर्स हैं। जैसे आपने जब मशीन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बात करेंगे कम्यूटेटर। कम्यूटेटर आप वहाँ पढ़ेंगे, डीसी को एसी में बदलता है और एसी को डीसी में बदलता है, दोनों वर्क करता है वहाँ पे। मोटरिंग एक्शन के लिए अलग कार्य करता है, जनरेटिंग एक्शन के लिए अलग कार्य करता है। तो दोस्तों बात करते हैं रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, या फिर बाई डायरेक्शनल वाली सप्लाई को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है, उसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर। तो आइए लिखते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट विच, सही फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे? विच कन्वर्ट AC सप्लाई टू DC सप्लाई। सही दोस्तों। या तो आप ये लिख सकते हैं रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कन्वर्ट करता है AC सप्लाई को DC में, AC को DC में कन्वर्ट करता है। या दूसरी बात ऐसा कह सकते हैं आप कि रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ होता है
जो धारा को यूनि डायरेक्शन बनाता है, क्या करता है, यूनि डायरेक्शनल बनाता है, एक दिशी, यानी बाई डायरेक्शनल को यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट करता है। ये कहना कंपेरिजन टू इसके ज्यादा सही है, क्योंकि डायोड को विशेषता होती है कि धारा को एक दिशीय बनाता है, सिंपल सी बात। क्योंकि बात कर रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है दोस्तों, रेक्टिफायर एक डायोड ही होता है जो रेक्टिफायर का वर्क करता है। अगर बात करें उसी एक डायोड को, सिंगल डायोड रहे तो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर करें, डबल डायोड करें, प्रयोग करें तो दोस्तों उसको हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ने लगते हैं। और 4 डायोडों को हमने जोड़ दिया, एक साथ में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ऐसे कनेक्शन कर दिया कुछ, तो दोस्तों उसे बोल जाते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, सही है। तो अलग अलग टाइप के रेक्टिफायर हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेन प्रॉपर क्या है कि रेक्टिफायर का वर्क कौन कर रहा है, यानी डायोड ही रेक्टिफायर का कार्य करता है। यानी एक पॉइंट और लग सकता हो कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड ही रेक्टिफायर का कार्य करता है। मैंने बताया था पीएन जंक्शन डायोड का जो एप्लीकेशन होता है वो रेक्टिफिकेशन करने के लिए होता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको यहीं पे नहीं ध्यान देना है कि क्या कोई डायोड सिर्फ रेक्टिफिकेशन कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। यानी कोई भी डायोड में अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी कोई भी डायोड अलग अलग कार्य भी कर सकता है। जैसे कि जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का कार्य करता है। एलईडी की बात करें, लाइट एमिटिंग डायोड, दोस्तों आपके घरों में एलईडी जलती होगी नहीं तो खरीद के मार्केट से जला लेना, ठीक है, फिर देख लेना कैसी जलती है। अरे देखे होंगे आप, मजाक कर रहे हैं, सही है। तो एलईडी भी जो हमारी है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसमें होती है, कई सारी एलईडी को कनेक्ट किया जाता है दोस्तों। तो बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे कि एप्लीकेशन क्या होता है, एलईडी का एप्लीकेशन अलग है, वो लाइट को इमिट कराती है। फोटो डायोड का एप्लीकेशन अलग है, टनल डायोड का एप्लीकेशन अलग है। सारे डायोड हम क्रम से इसके रेक्टिफिकेशन के बाद हम डायोड ही एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि कोई ना कोई डायोड से हमको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देता है उसके अभिलक्षण के बारे में, सही दोस्तों। उसके डेटा शीट भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो आइए देखते हैं हम कि अगला पॉइंट क्या होता है। हमने पढ़ा कि अगर कोई हमारा ये था सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मान लो, इसमें बोला रेक्टिफायर, क्या है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, सही दोस्तों। तो ये क्या करेगा, हमारे पास कोई बाई डायरेक्शनल एसी हमारी क्या होती है, पल्सेटिंग, ऐसे बाई डायरेक्शनल होती है, प्लस माइनस कन्वर्ट होती जाती है, समय के साथ दिशा परिवर्तित करती रहती है। इसको क्या करता है, एक यूनि डायरेक्शनल, या क्या बाई डायरेक्शनल के एक यूनि डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। समझ में, यानी रेक्टिफायर समझने वाली बात है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें या तो एक डायोड लग सकता है, या तो 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर बोलेंगे, या तो 4 डायोड का प्रयोग करके ब्रिज वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। तो अलग अलग रेक्टिफायर हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर अगर आपसे कोई पूछे तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप ये कह सकते हो कि डायोड ही रेक्टिफायर का कार्य करता है। फिर से बोल दूं, रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो बाई डायरेक्शनल वाली सप्लाई को यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात, जो हमारा रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तीसरी बात करें, जो हमारा रेक्टिफायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी कह सकते हैं ना कि एक ऐसा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो रेक्टिफायर का कार्य ही करता है। समझ में आया, यानी एसी को डीसी में बदलने के जो प्रोसेस है, क्रिया है, उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन क्या है। अगर यहां से बात आ जाए कि दृष्टिकरण है ना, रेक्टिफायर दृष्टिकारक इसको बोलते हैं, सॉरी दृष्टिकारक गलत दिख गया, दृष्टिकारक वो होता है रेक्टिफायर, दृष्टिकरण होता है रेक्टिफिकेशन। दृष्टिकरण मतलब रेक्टिफिकेशन। दोस्तों हिंदी में जाइए आप, रेक्टिफायर इसको पढ़ लीजिए। देखिए अब यहां बात करते हैं हम रेक्टिफिकेशन क्या होता है। रेक्टिफिकेशन एक नया वर्ड आया, रेक्टिफिकेशन। तो ये क्या है, प्रोसेस है, एसी को डीसी में बदलने की जो क्रिया है उसी को तो बोल रहे हैं हम रेक्टिफिकेशन। आइए देखते हैं, ये जो रेक्टिफायर हम देख रहे हैं कि बाई डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट करता है, इसमें कई सारे डायोड को यूज करके बनाते हैं। तो देखते हैं ये रेक्टिफायर कितने टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर या टाइप ऑफ रेक्टिफायर पढ़ते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं रेक्टिफायर, यानी जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन पढ़ें रेक्टिफायर का या टाइप पढ़ें रेक्टिफायर,
देखिए रेक्टिफायर दो टाइप के होंगे, एक तो होगा आपका सिंगल फेज रेक्टिफायर, सही है, दूसरा होता है 3 फेज रेक्टिफायर। सही फ्रेंड्स, एक होगा सिंगल फेज रेक्टिफायर, दूसरा होगा 3 फेज रेक्टिफायर। जैसा कि हमें ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तब जाके 3 फेज इलेक्ट्रॉन जो हम 3 फेज रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं, जैसे वहां पे 3 फेज इन्वर्टर, 3 फेज इन्वर्टर, सिंगल फेज इन्वर्टर पढ़ते हैं, सर्किट पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये पढ़ने वाले हैं हम कहाँ पे, ये पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन अभी हम देखने वाले हैं सिंगल फेज रेक्टिफायर। तो सिंगल फेज रेक्टिफायर में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, सही फ्रेंड, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। इस फुल वेव रेक्टिफायर को फिर दो भागों में कन्वर्ट, दो टाइप के होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। एक होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, इसका मतलब है FWR, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर। अगर बात करेंगे ब्रिज FWR, सही है। एक तो हो गया सेंटर टेप FWR का मतलब है कि फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो इतने टाइप के हमें रेक्टिफायर दोस्तों पढ़ने हैं सिंगल फेज में। अभी जो हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें इतना ही सिलेबस पढ़ना है। जस्ट इसके हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फिल्टर पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम क्या, जो टाइप ऑफ डायोड है, सही है। उसके बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ट्रांजिस्टर में। जो डायोड है उनका ब्रेकअप और उनका क्या कराएंगे, पैचअप, तो ट्रांजिस्टर बन जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब ट्रांजिस्टर आएंगे हमारे लेक्चर को आप देखते रहिए, अब ब्रेकअप और पैचअप करके कैसे ट्रांजिस्टर, डायोड से ही ट्रांजिस्टर बना देते हैं, ये मजा आ जाएगा देख के, आप देखते रहिए, सही है। आइए एक एक करके देखते हैं। हम देखने वाले हैं दोस्तों क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ने से पहले अब देखिए, चलिए बनाते हैं इसका सर्किट पहले। हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि मैंने बोला आपको रेक्टिफायर एक सर्किट होता है। हमने ये लगा दिया ट्रांसफार्मर क्यों लगाया, क्योंकि मान लो 220 वोल्ट की बैटरी है, 220 वोल्ट की सप्लाई है। 220 वोल्ट की बैटरी तो आती नहीं है, सप्लाई आ सकती है ट्रांसफार्मर से। ये ट्रांसफार्मर है जो कि एसी पे वर्क करता है। हमने इसको दिया एसी सप्लाई, क्या दिया, एसी सप्लाई, क्या दिया हमने दोस्तों, एसी सप्लाई। और एसी सप्लाई तो ऐसे गया, एसी सप्लाई देखो ऐसे जाएगा, है ऐसे तो जाएगा, एसी सप्लाई है। ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कर देगा, यानी इनपुट में दिया एसी, ऐसा वाली एसी दिया, ऐसा वाली जो ऐसे ऐसे डांस करते हुए चलती है, समझ रहे हो, ऐसे 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 चलती है। कर सर जी बड़ा अच्छा किया, ऐसे ऐसे चलती है, इसे बोलते हैं क्या, एसी सप्लाई। इधर देखने वाले हैं डीसी सप्लाई, कन्वर्ट हो जाएगी कैसे, हम सर्किट देखो। ये ट्रांसफार्मर जी हैं, ट्रांसफार्मर जी का एक सिद्धांत है कि मैं करूंगा वर्क तो एसी पे करूंगा, डीसी पे करूंगा तो एक शर्त पे आपको एक स्विच लगा के ना बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा, आप थक जाओगे, सही है। ऐसा नहीं करना, हमें बार बार कौन जाके वहां ऑन ऑफ करता रहे, वहां पे समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन कौन कराए, बहुत ही क्रिटिकल है। हम जो मैग्नेट पढ़ेंगे बहुत अच्छा पढ़ेंगे, डीसी से भी ट्रांसफार्मर को कैसे कार्य करवा देते हैं वो पढ़ने वाला टॉपिक है। लेकिन अभी हम यहाँ समझते रहे रेक्टिफायर, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों जाए मशीन में, सही है, क्योंकि लेक्चर चला जाता है, बहकने से टॉपिक बहक जाता है, तो हमको बहकाना नहीं है, हमें कंपटीशन में जो टॉपिक आने वाले हैं उसको ज़्यादा देखना है। तो दोस्तों हाफ वेव में पहली बात तो एक डायोड का प्रयोग करेंगे, पहली पॉइंट पे ही हो गई इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया ना कि हाफ डायोड में कैसा, कितने डायोड प्रयोग करते हैं, नंबर 1 पहला, क्या हाफ वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप प्रयोग किया जाता है, नहीं, कहीं सेंटर ही नहीं कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। चलो ऐसा किया और हमने एक बढ़िया सा लोड लगा दिया, देखो ऐसा सुंदर सा, एक सुंदर सा लोड लगा दिया, इसको बोल दिया RL, क्या बोल दिया, RL लोड, चलो लोड रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जो हमको मिलने वाली है दोस्तों, वो मिलने वाली है DC आउटपुट,
डीसी आउटपुट, यानी कुछ ऐसे मिलने वाली है। लेकिन डीसी आउटपुट मिलने वाली कितनी है वो डिपेंड करने वाली बात है। लग रहा है इसको थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, अच्छा लगेगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर इधर छोटा क्यों बना दिया, उधर बड़ा। छोटे बड़े से मत ध्यान दो, कॉन्सेप्ट देखो आप बेटा समझ। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है और ये जो है प्राइमरी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है। हाँ है ना, देखो सर जी ये तो बढ़िया से छाप दिया आपने, लेकिन अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि आगे का होगा, टेंशन ना लो, सब कुछ पड़ेगा। यानी जब हाफ वेव रेक्टिफायर का सिद्धांत क्या कहता है कि जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में एसी सप्लाई दें तो जो सेकेंडरी साइड में डीसी प्राप्त हो वो आधे चक्र के लिए प्राप्त हो, हाफ साइकिल के लिए प्राप्त हो, ऐसे आधे चक्र के लिए प्राप्त हो, उसी को बोलते हैं क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। सिंपल सी बात। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, FWR क्या है, सॉरी HWR लिख सकता हूं इसको शॉर्ट में। HWR क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में एसी सप्लाई दे दिया जाता है तो सेकेंडरी साइड में आफ्टर टू रेक्टिफिकेशन जो हमको आउटपुट मिलता है वो दोस्तों आधे चक्र के लिए मिलता है, हाफ साइकिल के लिए मिलता है, उसको ही बोलते हैं दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर। सिंपल सी बात, आप इसको नोट कर सकते हैं। यानी जो आउटपुट मिलने वाला, यहां से क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहली बात हमने कहा डायोड कितना प्रयोग करना है, एक डायोड, यानी 1 डायोड यूज। पहला पॉइंट, एक डायोड यूज करना है, एक डायोड यूज करना है हाफ वेव के लिए। दूसरी बात, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करना है, नो यूज सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। हमने शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, ट्रांसफार्मर लिख दिया, सही है। आप इस पे रिसर्च मत करना जाके कि न्यूटन ने जैसे सोए थे पेड़ पे, वो गिर गया ना मैंगो, वो सर्च करके निकाल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो कोई चीज़ नीचे आती है। आप इस पे सर्च करना, मैंने बता दिया ट्रांसफार्मर लिखा है, सही है, आप पूरा भी लिख सकते हैं। तीसरी बात, पहली बात क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर कितने डायोड होते हैं, 1। क्या सेंटर टैप ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं, नहीं करते। चलो आउटपुट कैसा मिलता है, आउटपुट हाफ साइकिल के लिए मिलता है, हाफ साइकिल के लिए मिलता है, यानी इसको लिख सकते हैं अर्ध चक्र के लिए, अर्ध चक्र। यानी जो आउटपुट मिल रहा है वो आधे चक्र के लिए प्राप्त हो रहा है, सही है। और यहां से क्या क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि इफिशियंसी कितनी होती है इसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफिशियंसी, इफिशियंसी, सही फ्रेंड्स। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है, तो दोस्तों होती है 40.6%। यानी अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अगर बात करें इफिशियंसी की, वो तो 40.6% होती है। पांचवा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी का जो रिपल फैक्टर होता है, कितना होता है रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर दोस्तों 1.21 होता है रिपल फैक्टर। आपको सर चलो ठीक है, इफिशियंसी तो समझ में आ गया कि आउटपुट बटे इनपुट होता है, कि जितना पैसा लगाया उससे ज़्यादा गवा दिया तो इफिशियंसी खराब हो गई, हाँ समझ में आ गया। लेकिन सर जी ये बात नहीं समझ में आ रही कि रिपल फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं उर्मिका घटक। उर्मिका जैसा लग रहा है किसी का नाम हो, नाम नहीं, उर्मिका घटक इसका नाम है। रिपल फैक्टर क्या होता है, जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं इस रेक्टिफायर द्वारा, किसके द्वारा, ये मान लो रेक्टिफायर सर्किट है। हमने बताया था कि जो डायोड होता है पी जंक्शन डायोड, वही रेक्टिफायर का ही कार्य करने वाला है। जब मैं एसी को डीसी में बदला तो डीसी में कुछ एसी के कंपोनेंट रह जाते हैं, उन्हीं कंपोनेंट को बोलते हैं रिपल फैक्टर। समझ में आया, फिर से सुनिए, जब एसी को डीसी में बदला किसके द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा, तो डीसी में जो आउटपुट मिल रहा है उसमें कुछ कंपोनेंट रह जाते हैं दोस्तों, उसको ही बोलने वाले हैं क्या हम, हाफ वेव, सॉरी उसको ही बोलते हैं रिपल फैक्टर। और कितना होता है 1.21, सही है। और हमें कुछ पॉइंट्स पूछता है दोस्तों। छठवां पॉइंट क्या पूछता है आपसे कि बताइए जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा। ओहो, आरएमएस वैल्यू पूछेगा, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पिक फैक्टर,
अगला पूछता है दोस्तों पिक फैक्टर, अगला पूछता है फॉर्म फैक्टर, यानी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हॉफ रेक्टिफायर में पूछती हैं। हम एक एक करके सबको फाइंड करेंगे कैसे आता है। सही दोस्तों, कुछ वैल्यू तो हम लिख लेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि आपका जो पेपर है मेन तो आपका टारगेट है कि इन चीज़ों को याद करना, लेकिन अगर इन चीज़ों को हम प्रूव भी कर सकते हैं। सही है, तो आइए देखते हैं कि जो हाफ, ये समझने की कोशिश करते हैं जो हाफ वेव में आधे साइकिल के लिए ही प्राप्त क्यों हो रहा है, पूर्ण साइकिल के लिए क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, जो इसका मन करेगा करेगा। हम भी तो देखें, कुछ तो रीजन है, क्या किसी से डरती है क्या। चलो देखते हैं। अब देखते हैं इसको वेब फॉर्म, तो समझ में आ जाएगा। वेब फॉर्म, इसका तरंग रूप देखते हैं। चलो, कंडीशन ये है कि मैंने दिया प्राइमरी में एसी, ऐसा वाली एसी दिया, ऐसे इसे डांस करते जा रही थी। देखो ऐसे ऐसे जा रही है, मैंने बोला ना, खूब ऐसे ऐसे करके जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ चली गई। 0 पाई 2 पाई ऐसे करके लिख सकते हो, सही है। 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी लिखो, आपका मर्जी, ठीक है। हम नहीं लिखेंगे, हमारा मन नहीं। चलो, ये है इनपुट वोल्टेज, इनपुट साइड में एसी सप्लाई जो दिया ऐसे के लिए। हमें पता करना है कि जो आउटपुट में डीसी प्राप्त हो रही है वो कैसे प्राप्त होती है। देखते हैं, देखो कंडीशन देखते हैं। यहां पे कंडीशन देखना है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। बात करें, दो कंडीशन देखेंगे, एक देखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, दूसरा देखेंगे निगेटिव साइकिल के लिए। अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं थोड़ा पॉजिटिव और निगेटिव कंडीशन क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। दो कंडीशन देखते हैं यहां पे। पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब एसी ऐसे चल रही होगी, हमको ये मानना है कि पहले अर्ध चक्र में इसको प्लस और इसको माइनस। पॉजिटिव हाफ साइकिल इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस, समझ रहे हो। पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडीशन में ऐसा कंडीशन हुआ कि कुछ डायग्राम आपका ऐसा बनने वाला है, ऐसा देखो। यानी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा दोस्तों, एक बात बताओ कि जो डायोड है पी को जब प्लस से जोड़ दिया, एन को माइनस जोड़ दिया, तो किस बायस में हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायस में। क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में। अब कोई भी डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो दोस्तों क्या करता है, वो रेक्टिफिकेशन क्रिया, मतलब उसमें कंडक्शन क्रिया होगी। कंडक्शन क्रिया होने का मतलब क्या है कि उसमें जो धारा का चलन होगा, बिकॉज ऑफ वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, बिकॉज ऑफ वो क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। क्यों, बिकॉज ऑफ, क्योंकि डिप्लेशन लेयर बहुत पतली हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में क्षेत्र को पार कर जाते हैं, धारक चलन होता है। कई सारे रीजन है, आप समझते हैं, समझदार हैं, सब आपको आता है, सही है। बार बार बोलूंगा तो आपको बोरिंग महसूस होगा, ठीक है, तो नहीं बोलता हूं। चलो देखो, अब बात करते हैं जब ये फॉरवर्ड बाइस में है, पी को प्लस से जोड़ा, एन को माइनस से जोड़ा, फॉरवर्ड बाइस में है, तो दोस्तों ये कुछ ऐसा कार्य करने वाला है क्लोज सर्किट की तरह, सही है। चलो, ये हमारा लोड लगा है ऐसा, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, ये हमारा लोड है। तो अब देखिए, अगर बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो पॉजिटिव आधे चक्र के लिए ये मिलेगा हमको साइन, ये मिला। देखिए ये मिला, फिर आधे चक्र के लिए मिला, फिर आधे चक्र के लिए मिला। जब पॉजिटिव साइकिल थी तब हमको मिला पॉजिटिव, क्योंकि देखो मिल गया, ये देखो लोड को मिला और ये आधे चक्र के लिए प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं जब निगेटिव साइकिल आती है, यानी जब निगेटिव साइकिल का मतलब है, जब हम बात करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल की दोस्तों जब बात करते हैं तो निगेटिव हाफ साइकिल कंडीशन क्या हो जाएगी कि देखिए कुछ ऐसा हमारा ये है ट्रांसफार्मर, इनपुट इधर देना है, सही है, इधर इनपुट दिया, एसी इनपुट दिया, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को 4-5 वोल्ट में जितना मन करेगा उतना कर लेंगे, कम 230 वोल्ट को 205 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारा। अब बताओ दोस्तों, जब इसको आधे निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो ये माइनस ये प्लस, आधे, क्योंकि एसी प्लस माइनस कर चलती थी, आधे चक्र मैंने प्लस माना तो वहां पे हमको आउटपुट मिला, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल ये ऑन कंडीशन कार्य कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे निगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ आधे चक्र में, जैसे ही अगले आधे चक्र की बात करें तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब है जब पी को माइनस से एन को प्लस से जोड़ देते हो तो होता क्या, रिवर्स बाइसिंग। ध्यान देना, इसीलिए मैंने फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग पहले पढ़ा दिया।
फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, धारक चालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, डिप्लेशन रेट बहुत चौड़ी होती है। क्यों चौड़ी होती है, क्यों चौड़ी होती है, क्योंकि वहां पे देखा इलेक्ट्रॉन्स जब रिपल होने लगते हैं और होल्स मूव कर दूर जाने लगते हैं, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है। अच्छा, इससे क्या होता है सर जी, ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा, खुले स्विच की तरह कार्य करेगा। खुले स्विच की तरह कार्य करेगा, कोई धारक चालन नहीं होगा। ऐसे मुंह खोल के बैठ जाएगा, देखो ऐसा, ये लोड लगा है ऐसा, देखो क्या धारक चालन होगा, क्या कोई करंट फ्लो होगी क्या? ओपन सर्किट में करंट का मान 0 होता है, यानी धारा का मान 0 होगा। यानी आधे साइकिल में, निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, निगेटिव हाफ साइकिल में तो दोस्तों धारा का चालन नहीं होगा। इसीलिए ये एरिया बेचारी प्लाट खाली बच गया। इतना खेत जो प्लाट है वो खाली, आया ही नहीं कोई साइन, निगेटिव हाफ साइकिल में मिला ही नीचे नहीं। फिर अगले हाफ पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बना ये निगेटिव, फिर फॉरवर्ड बाइस, फिर हमको मिला, फिर रिवर्स बाइस नहीं मिला, फिर फॉरवर्ड बाइस मिला, फिर रिवर्स बाइस नहीं मिला। इसी तरह हम देख रहे हैं जो आउटपुट हमको मिला दोस्तों, कुछ ऐसा मिलने लगा ना। यानी जो आउटपुट, अगर बात करें आउटपुट की, तो दोस्तों आउटपुट हमको कैसे मिलना, आधा दूर मिला, फिर आधा एरिया मिला, फिर। तो दोस्तों आपने देखा वेब फॉर्म से समझ में आया कि अगर हम बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी में जो आउटपुट मिलता है दोस्तों वो आधे चक्र के लिए मिलता है। यानी जब, फिर से डिफिनेशन लास्ट में एक बार सुन लीजिए फिर से, कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, जब ट्रांसफार्मर के आप इनपुट में एसी सप्लाई दोगे तो वो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होने के कारण वो वोल्टेज को कम करेगा। आफ्टर रेक्टिफिकेशन, ये डायोड है उसका रेक्टिफिकेशन कर देगा। तो दोस्तों जो डीसी हमको आउटपुट मिल रही है वो आधे चक्र के लिए मिलेगी, वो पूर्ण चक्र के लिए नहीं मिलेगी। बात समझ में आया? आइए देखते हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी अर्ध तरंग दृष्टिकारी का जो एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आरएमएस वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। फिर हम बात करेंगे जो हमारी डीसी पावर, एसी पावर कैसे फाइंड करते हैं, तब जाके इफिशियंसी को फाइंड करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। एवरेज करंट, ठीक है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं तो ऐसे है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। सही फ्रेंड्स, तो बात करें कि अगर देखा जाए कि जब एसी को डीसी में बदलेंगे तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि वी कितना होगा, वी, तो आप बताओगे सर जी वी एम साइन ओमेगा टी होगा, वी एम साइन ओमेगा टी होगा। अगर पूछा जाए इसमें जो करंट फ्लो होगी, यहाँ पे बात करें हम, आफ्टर डीसी की बात नहीं करें, आई क्या होगी, स्मॉल आई, तो बोलोगे आई एम साइन ओमेगा टी होता है सर जी। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। धारा का इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, तात्क्षणिक मान, सही है। क्योंकि एसी का इंस्टेंटेनियस, मैंने किसी इंस्टेंट टाइम का इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, किसी क्षण लिया गया धारा या वोल्टेज के मान को इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी तात्क्षणिक मान कहते हैं, किसी भी क्षण। तो मान लीजिए किसी भी क्षण हमने ले लिया आई, उसका मान मान लिया आई एम साइन ओमेगा टी है, सही है। हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, धारा का एवरेज मान क्या होता है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि एवरेज मान ही डीसी धारा के बराबर होगा। जो एवरेज वैल्यू आएगी वो डीसी के बराबर आएगी, क्योंकि डीसी का जो वैल्यू करंट होती है वो एवरेज के बराबर होती है, सही है। एवरेज में ही चलती है, डीसी में धारा फ्लो होती है। चलिए हम निकालते हैं एवरेज करंट। एवरेज करंट को फाइंड करना है, एवरेज करंट। हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज करंट कितनी आती है, जो पूछता रहता है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में औसत धारा कितनी होगी। तो दोस्तों आई एवरेज की बात करें, आई एवरेज कैसे निकालेंगे। देखिए हमने अभी देखा था कि जब हम एसी सप्लाई ऐसे दे रहे थे, सही है, हमने एसी सप्लाई दिया था, छोटा थोड़ा बना लेते हैं, हमने ये एसी सप्लाई दिया था, तो जो हमको डीसी मिल रही थी वो आधे चक्र के लिए प्राप्त हो रही थी, ये ऐसे प्राप्त हो रही थी, पूर्ण चक्र के लिए प्राप्त नहीं हो रही थी। यही तो देखा मैंने, आपने यानी ये तो देखा आपने कि जो हमारी डीसी प्राप्त हो रही थी वो आधे चक्र के लिए प्राप्त हो रही थी, हाफ वेव के लिए। तो अगर हम बात करें, जब इसका हम किसी चीज़ का जब एवरेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एक तो तरीका होता है सबको जोड़ के बटे जितना नंबर आप भाग दे दो, लेकिन एसी साइनोसोडल वेव है, ये साइन वेव का जो हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं 0 से पाई, जहाँ तक हमको चाहिए, यहाँ से 0 से पाई तक फाइंड करना है। क्योंकि देखिए फुल वेव का निकालेंगे, किसी भी फुल साइकिल का
जो बात करते हैं किसी भी फुल साइन वेव का एवरेज वैल्यू 0 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भी नोट कर सकते हैं कि किसी अगर क्वेश्चन पूछता है किसी फुल साइन वेव का, किसी साइन वेव का एवरेज वैल्यू कितना होता है 0, लेकिन फुल तो है नहीं, आधे चक्र है, तो आधे चक्र का तो 0 नहीं होगा। सही है। तो बात करते हैं कि 0 से पाई तक का हमें निकालना है आरएमएस वैल्यू, सॉरी एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू चाहिए तो इसको 0 से पाई तक करंट को डी थीटा हम कर सकते हैं दोस्तों, इंटीग्रेट कराना पड़ता है करंट को। चूंकि हम अभी बात किए आपको कि I बराबर होता है Im साइन ओमेगा टी। सही है। इसे बोलते हैं करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। और चूंकि ओमेगा टी बराबर हम थीटा मान लेते हैं, लेट। सही है, ये होता है। तो बात करें अगर हम वैल्यू रखें यहाँ पे तो I एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए अगर हम बात करें I एवरेज की, I एवरेज तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, सही है, अपान टी होता है दोस्तों आवर्तकाल, जितना टाइम लग रहा है ये पूर्ण साइकिल करने में 0 से पाई से 2 पाई। और पता है कि आपको जो आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड, ये टी आवर्तकाल का डिफिनेशन क्या होता है टाइम पीरियड का, कि एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। एक साइकिल पूरा करने में लगा समय को हम उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड टी ले लिया हमने। सही है। चलो 0 से पाई हमको इंटीग्रेट कराना है तो हमको मिल जाएगा एवरेज वैल्यू। तो हम बात करें आई का अगर वैल्यू यहाँ से रखें तो हो जाएगा Im साइन थीटा इंटू डी थीटा, सही है, इंटू डी थीटा अपान टाइम पीरियड कितना है यहाँ से 0 से यहाँ तक बात करें तो 2 पाई तक है, कितना है 2 पाई। सही फ्रेंड्स। Im और ये कांस्टेंट वैल्यू हमको बाहर ले सकते हैं, Im अपान 2 पाई। अगर हम बाहर ले लें तो 0 से पाई हमें इंटीग्रेशन करना है साइन थीटा का, साइन थीटा इंटू डी थीटा। आप लोगों ने ऐसे छोटे छोटे इंटीग्रेशन तो बहुत सारे किए होंगे, तो देखिए क्या होता है जब आप करेंगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से पाई, तो आपको मिलने वाला है कॉस थीटा, कॉस थीटा। सही है दोस्तों, माइनस कॉस थीटा होता है। सही है। और जो लिमिट रखनी है 0 से कितना पाई रखनी है, यानी आपने जो इंटीग्रेशन कर दिया साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट 0 से पाई रखना है। सही है। और ये वाली क्वांटिटी तो इसके साथ ही चल रही है Im अपान 2 पाई, यानी दिस इक्वल टू अगर करा जाए देखा जाए तो हो जाएगा Im, यहां भी तो दोस्तों इक्वल टू करके Im अपान 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई। सही है। यहां भी Im अपान 2 पाई कर सकते हैं, ऐसे छोटा लिख देते हैं इसको, साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू Im अपान 2 पाई। सही है। यानी Im अपान 2 पाई हो गया ये। अगर बात करें जैसे हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो कॉस आया माइनस कॉस। अब हम लिमिट रखते हैं, कैसे, पहले रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए माइनस माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसके साथ भी लगा है माइनस क्योंकि ये माइनस खुद है। तो देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखिए ये खुद माइनस है एक और ये माइनस लगा हुआ है, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों होने वाले हैं प्लस। देखिए Im अपान 2 पाई, और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, अगर हम देखें तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस कॉस पाई का मान होता है 1 प्लस, क्योंकि पाई का मान होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होता है, कास 0 उसका मान होता है 1। दोस्तों अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 Im अपान 2 पाई, 2 से 2 अगर कैंसिल करा दे तो Im अपान पाई। तो दोस्तों आपने फाइंड कर लिया कि अगर किसी अर्ध तरंग दृष्टिकारी का एवरेज वैल्यू पूछे, औसत मान धारा का, तो दोस्तों वो आ जाता है Im अपान पाई। यानी हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बात करें कि एवरेज वैल्यू कितनी है हमारी धारा करंट की, तो एवरेज वैल्यू हमारी आ गई I एवरेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर की। अगर बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, HWR की बात करते हैं, तो HWR की कंडीशन में दोस्तों हमारा एवरेज वैल्यू जो आता है वो आता है Im अपान पाई। सही है। अगर हम बात करें कि हाफ वेव रेक्टिफायर कंडीशन में पावर लॉस कितना आएगा, पावर P लॉस, पावर कितना कंजप्शन हो रहा है, लॉस हो रहा है, पावर लॉस। ठीक है। तो दोस्तों पावर जो आएगा आपको, लॉसेस जो पावर आउटपुट पावर आएगा वो कितना आने वाला है, आप पढ़ें कि I²R होता है पावर का फार्मूला, I²R ये पावर का फार्मूला होता है। तो हम अगर बात करें इसमें देखें तो जो पावर बराबर हो जाएगा पावर लॉस अगर बात करें दोस्तों, तो I की जगह आप लिख सकते हैं आप I एवरेज का स्क्वायर,
सही है, आउटपुट पावर की बात है डीसी, क्योंकि एवरेज में हमको डीसी मिल रही है, ठीक है। आरएमएस बात करेंगे तो हम एसी पावर की बात करेंगे, ये आउटपुट की बात कर रहे हैं। स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल। अच्छा ये कहाँ से आया आर एफ प्लस आर एल? देखिए ये रेजिस्टेंस आर एल है और रेक्टिफायर का भी तो रेजिस्टेंस होगा आर एफ, तो ये दोनों सीरीज में हमने ऐड कर दिया, यानी पी अगर पावर निकाला जाए, आउटपुट पावर की अगर बात की जाए दोस्तों, यह हो जाएगा आई एम अपान पाई का स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल। सही दोस्तों, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। हमने देखा क्या कि जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी का हमने एवरेज वैल्यू भी निकाला और उसका पावर लॉस भी निकाला, कितने पावर वो लॉस करा रहा है, यानी आउटपुट पावर कितना है। दोस्तों ये दो, एक पावर हमें और अगर चाहिए जो कि हमें आरएमएस वैल्यू से मिलता है, आरएमएस वैल्यू से जो एसी का पावर है, अभी ये तो हमने एवरेज वैल्यू की बात करो, डीसी पावर मैंने बताया कि डीसी पावर है, ये बात किसकी कर रहे हैं हम? डीसी पावर। किसकी बात करें दोस्तों? डीसी पावर। यहाँ पे लिख सकते हो डीसी, डीसी लिख सकते हो आप, ऐसे लास्ट में लिख के डीसी लिख सकते हो, डीसी पावर। तो दोस्तों डीसी पावर कंडीशन आ गई, क्योंकि जानते हो अगर हमें इफिशियंसी चाहिए तो आपको इफिशियंसी कैसे निकलेगी? आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट अपान इनपुट। तो आउटपुट अपान इनपुट जब बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आउटपुट पावर अपान आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर। सही फ्रेंड्स, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर। तो दोस्तों हम यहां से देख सकते हैं कि आउटपुट बटे इनपुट से हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे। सही है, तो अगला देखने वाले हैं दोस्तों कि जब हाफ वेव रेक्टिफायर की कंडीशन बात करते हैं तो आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। और कल हम देखने वाले हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद दोस्तों कल पढ़ेंगे हम फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, कल दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और दोस्तों आप हमारे वीडियो को प्रॉपर देखते रहिए और नोट्स बनाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।